हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र ई में स्थित है तथा द्विध्रुव व क्षेत्र दोनों कागज के तल में है। द्विध्रुव को बिंदु ए पर कागज के तल के लंबवत अक्ष के परितः वामावर्त घुमाया जाता है। यदि घूर्णन कोण थीटा विद्युत क्षेत्र की दिशा से नापा जाए जो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टो व घूर्णन कोण थीटा के बीच संबंध प्रदर्शित होगा। यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं वक्र एक से, विकल्प बी दिया गया है वक्र दो से, विकल्प सी दिया गया है वक्र तीन से और विकल्प डी दिया गया है वक्र चार से। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है कि द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है टो व घूर्णन कोण जो थीटा है उन दोनों के बीच में हमें संबंध प्रदर्शित करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो कोई भी विद्युत द्विध्रुव होता है वो विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक आवेश है यहाँ पर ऋण Q तथा दूसरा आवेश है हमारे पास बच्चों धन Q तथा इन दोनों के बीच की दूरी या इन दोनों के बीच का पृथक्करण हमारे पास हम मान लेते हैं कि 2a है। ये किसको प्रदर्शित करता है? एक विद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करता है, जहां पर दो आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है और एक धनात्मक आवेश है। तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे पास बराबर होता है बच्चों विद्युत द्विध्रुव P बराबर हमारे पास होता है बच्चों दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है वो होगा एक तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी और गुणा में हम क्या करेंगे किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण। अर्थात हमारे पास क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर P जो है विद्युत द्विध्रुव इसका मान हमारे पास किसके बराबर हुआ? P बराबर हो गया दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a और गुणा में किसी एक आवेश का परिमाण अर्थात Q, अर्थात P जो है हमारे पास Q गुणा 2a के बराबर हो गया। ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव होता है। अब बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास प्रश्न में हमने देखा कि द्विध्रुव को हमने कहाँ रखा? विद्युत क्षेत्र में रखा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र E है, इसमें हमारे पास क्या रखा हुआ है? विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। जैसे प्रश्न में रखा वैसे हम रख देते हैं। तो हमारे पास है ऋणात्मक Q, धनात्मक Q और यहाँ पर है बिंदु A। इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव रखा है। इस विद्युत द्विध्रुव को हम क्या कर रहे हैं? थीटा कोण से वामावर्त दिशा में घुमा रहे हैं। तो बच्चों जब इसको विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से वामावर्त दिशा में घुमाएंगे तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। तो द्विध्रुव को वामावर्त घुमाने पर, द्विध्रुव को वामावर्त घुमाने पर एक बल आघूर्ण टो कार्यरत होता है। एक बल आघूर्ण जिसे हम टो से दर्शा रहे हैं वो कार्यरत होगा, अर्थात इस पर एक बल आघूर्ण टो लगने लग जाएगा। तो एक बल आघूर्ण टो कार्यरत होगा। तो अब हम इसे क्या करते हैं? थीटा कोण से वामावर्त दिशा में घुमा देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो द्विध्रुव था इस द्विध्रुव को थीटा कोण से वामावर्त दिशा में घुमाया है। तो थीटा कोण से जब वामावर्त दिशा में घुमाएंगे तो ये द्विध्रुव कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। ये थीटा कोण से वामावर्त दिशा में हमने घुमा दिया तो हमारे पास यहाँ पर तो क्या हो गया? ऋण Q हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? धन Q हो गया। तो ये दोनों आवेश हमारे पास हो गए, एक तो ऋणात्मक Q आवेश है और एक हमारे पास क्या है बच्चों? धनात्मक Q आवेश, और ये विद्युत द्विध्रुव E के अंदर ही है। तो अब इस पर हमारे पास क्या होगा? विद्युत बल कार्यरत होगा, विद्युत बल F बराबर QE। तो जो हमारे पास बच्चों धनात्मक आवेश है उस पर F बराबर QE लगेगा। ये F बराबर हमारे पास क्या लग रहा है यहाँ पर? QE लग जाएगा। और जो ऋणात्मक आवेश है उस पर हमारे पास क्या लगेगा? F बराबर ऋण QE। ये आवेश इस पर, ये बल इस पर कार्यरत होगा। इस प्रकार इन दोनों आवेशों पर बल कार्यरत होंगे और ये विद्युत द्विध्रुव जो है ये थीटा कोण पर हमने कैसे घुमाया? वामावर्त दिशा में घुमाया। तो ये थीटा कोण पर वामावर्त दिशा में घूम जाएगा और उस पर एक बलागुण कार्यरत रहेगा। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम प्रश्न का हल करेंगे। अब बच्चों प्रश्न का हल करने से पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखो क्या था? एक ऋणात्मक Q आवेश था और एक हमारे पास धनात्मक Q आवेश था। तो ये तो हो गया हमारे पास ऋणात्मक Q आवेश, ये हो गया हमारे पास धनात्मक Q आवेश और हमने इसको कौन से कोण पर घुमाया? थीटा कोण पर घुमाया और इन दोनों पर हमारे पास बल भी कार्यरत हो रहा है। तो हमने क्या किया? इसको थीटा कोण पर घुमाया। तो ये कोण हमारे पास कौन सा हो गया? थीटा कोण हो गया। ये कोण हो गया थीटा और बच्चों ये इन दोनों के बीच की क्या हो गई? लंबवत दूरी हो गई। और इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास ऋण Q और धन Q के बीच की दूरी हमारे पास 2a होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसे देखेंगे तो हमारे पास जो थीटा के सामने वाला कोण है, इसके जो थीटा के सामने वाला है
भुजा है इसका मान हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 2a sin थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा। किससे प्राप्त होगा ये, हमें पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी हो गई कितनी, 2a sin थीटा, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच के पृथक्करण को 2a माना है। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि हमारे पास बल आघूर्ण क्या होता है। तो हम देखते हैं बल आघूर्ण टो बराबर, बल आघूर्ण हमारे पास क्या आएगा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टो क्या होता है, बल आघूर्ण टो बराबर होता है बल तथा बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो बल गुणा हमारे पास क्या आ जाएगी, लंबवत दूरी आ जाएगी। तो हमारे पास बच्चों बल तो कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, तो बल को तो लिख देंगे हम एफ। तो टो बराबर हमारे पास हो गया एफ गुणा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा हमारे पास हो गया। एफ का मान हमारे पास कितना है बच्चों, हम इसका परिमाण ले लेते हैं। तो ये है हमारे पास q गुणा ई के बराबर, और ये हमारे पास हो जाएगा 2a साइन थीटा के बराबर। बच्चों हमने क्या देखा मुख्य उदाहरण में कि q गुणा 2a जो होता है ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, इसका मान किसके बराबर होता है, पी के। तो टो का मान हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर पीई साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर प्राप्त हुआ, यहाँ पर बल आघूर्ण का मान हमें प्राप्त हुआ पीई साइन थीटा के बराबर। अब हम थीटा के अलग अलग मान पर यहाँ पर बल आघूर्ण का मान देखेंगे। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर बच्चों थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है। तो टो का मान हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर टो का मान हमें यहाँ पर 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो बलागुण का मान कितना प्राप्त हुआ, जब थीटा 0 है तो बलागुण 0 है। यदि थीटा बराबर हम कितना ले लें, 90 डिग्री ले लें, तो जब हम थीटा को 90 डिग्री लेंगे बच्चों तो साइन 90 का मान हमारे पास कितना हो जाता है, साइन 90 डिग्री का मान हमारे पास 1 होता है। तो टो का मान हमें अधिकतम मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, पी ई के बराबर मिलेगा। तो बलागुण का मान कितना मिला, अधिकतम मिला, और अधिकतम मान कितना है हमारे पास, पी ई के बराबर हमें इसका मान मिला। तो ये हमारे पास अधिकतम मान हो गया। जब हम थीटा को 180 डिग्री ले लेते हैं, तो हमने क्या लिया यहाँ पर, थीटा को 180 डिग्री ले लिया। जब थीटा को 180 डिग्री लेंगे तो हमारे पास बलागुण का मान वापस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। इसी प्रकार हम जब थीटा को क्या करेंगे बच्चों, 270 डिग्री ले लेंगे, तो ये थीटा बराबर 270 डिग्री। तो बच्चों साइन 270 डिग्री का मान हमारे पास ऋणात्मक 1 होता है। तो टो का मान हमें कितना मिला बच्चों, ऋण पीई के बराबर मिला। कितना मिला, ऋणात्मक पीई के बराबर मिला। तो बच्चों पीई तो हमारे पास अधिकतम मान है, पी मान तो अधिकतम है, लेकिन ये हमारे पास बच्चों ऋणात्मक दिशा में होगा। तो इस प्रकार हमारे पास थीटा की अलग अलग स्थिति पर बल आघूर्ण के अलग अलग मान हमें प्राप्त होंगे। अब हम इन दोनों के मध्य क्या करते हैं बच्चों, वक्र का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पर वक्र का निर्माण कर रहे हैं कुछ इस तरह से। हमने यहाँ पर क्या करेंगे, वक्र का निर्माण करेंगे, एक तरफ बल आघूर्ण ले लेंगे और एक तरफ थीटा ले लेंगे। तो इधर तो बच्चों हमने क्या ले लिया, टो, बल आघूर्ण को हमने इस दिशा में ले लिया, और इस दिशा में हम क्या ले रहे हैं बच्चों, थीटा को ले रहे हैं। इस दिशा में हम क्या ले रहे हैं, ये हमने यहाँ पर थीटा को इस दिशा में ले लिया, और हम यहाँ पर इस वक्र का निर्माण करेंगे। तो बच्चों सर्वप्रथम हमने क्या देखा कि थीटा का मान 0 है, उस स्थिति में हमारे पास बल आघूर्ण का मान 0 है। फिर हमने थीटा का मान बढ़ाया और कितना किया, 90। जब थीटा का मान हम 90 डिग्री कर रहे हैं तो बल आघूर्ण का मान हमारे पास क्या है बच्चों, बढ़ रहा है कुछ इस तरह से। तो बल आघूर्ण का मान हमारे पास बढ़ा कब, जब हमारे पास थीटा का मान कितना था बच्चों, 90 डिग्री था। तो 90 डिग्री की स्थिति में हमारे पास बल आघूर्ण का मान कितना हुआ बच्चों, अधिकतम मान हमें प्राप्त हुआ, और वो अधिकतम मान कितना है हमारे पास, पीई है। तो टो का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, अधिकतम प्राप्त हुआ, किसके बराबर, पी के बराबर। जब हमने थीटा को 180 डिग्री किया तो इसका मान हमारे पास वापस क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान हमारे पास 180 डिग्री पर 0 के बराबर हो गया। फिर हम इसके मान को 270 डिग्री करते हैं तो इसका मान हमें कितना प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बच्चों, अधिकतम प्राप्त हो जाएगा, और इस तरह ये वक्र का निर्माण हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास कितना मान प्राप्त हो गया, 270 डिग्री पर। ये थीटा 90, 180, फिर हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 270 डिग्री हो गया। इसी तरह हमारे पास 360 डिग्री पर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें टो का मान कितना प्राप्त हुआ, अधिकतम मान प्राप्त हुआ। तो ये हमारे पास टो का अधिकतम मान है, लेकिन ये कितना है हमारे पास बच्चों, ऋणात्मक पी के बराबर 270 पर प्राप्त होता है। इस प्रकार बल आघूर्ण और थीटा के मध्य हमने ग्राफ को प्राप्त कर लिया। अब हम यहाँ पर विकल्प को देखते हैं बच्चों। तो जब हम विकल्प को देखते हैं तो इन चारों विकल्प में जब हम वक्र 3 के विकल्प को देखते हैं तो हमने जो ग्राफ बनाया ये उससे समानता दर्शाता है। कैसे बच्चों, देखो इसमें हम देखते हैं कि थीटा का मान 0 है तो टो का मान 0 है। थीटा का मान हमारे पास 90 है तो इसका मान अधिकतम है, 180 पर इसका मान 0 है, और 270 पर फिर से अधिकतम है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि हमारे पास बल आघूर्ण टो व गुणन कोण थीटा के बीच जो संबंध है वो प्रदर्शित करता है विकल्प सी वक्र 3 से। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।